एवरीवन, दिस इज सलोनी एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लाइट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक स्फेरिकल मिरर। तो शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक। अपना टॉपिक स्फेरिकल मिरर। देखो, लास्ट क्लास में हमने जो प्लेन मिरर के लिए पढ़ा था वो ये था कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है और जो हाइट ऑफ इमेज है दोनों हमेशा सेम रहती है। लेकिन क्या हो कि ये मिरर स्फेरिकल मिरर बन जाए तो स्फेरिकल मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमेशा सेम रहे, ये जरूरी नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी हो या हाइट ऑफ इमेज बड़ी हो ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास शेविंग मिरर या मेकअप मिरर होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारी जो इमेज है हमें बड़ी होकर दिखाई देती है। वहीं जो पार्किंग एरिया में हमारे पास सेफ्टी मिरर होते हैं उसमें हमें पूरी गाड़ी की इमेज दिखाई दे जाती है। इसका मतलब सेफ्टी मिरर इमेज को छोटा करके दिखाता है। वहीं सेफ्टी मिरर की जगह अगर मैं प्लेन मिरर लगा दूं तो जितना साइज प्लेन मिरर का है वो सिर्फ उतना ही व्यू हमें दिखा पाएगा। लेकिन सेफ्टी मिरर क्या करता है, वो हमें एक वाइड व्यू दिखा पाता है। ठीक है, हमारे पास स्फेरिकल मिरर किस काम के लिए होते हैं, ये हमारे इमेज को छोटा या बड़ा दिखा सकते हैं। देखो, इन्हें बनाते कैसे हैं। ये मेरे पास एक ग्लास का हॉलो स्फेयर है। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्लास का हॉलो स्फेयर है जिसको मैंने कट करा है इस तरीके से। एक पार्ट इसका ये कट करा और एक पार्ट इसका मैंने ये कट करा। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट को अगर मैं ड्रॉ करूं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, और वहीं अगर मैं सेकंड पार्ट को ड्रॉ करूं ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। राइट, ये मिरर बन चुके हैं क्या। ये मैंने हॉलो स्फेयर लिया जो ग्लास का बना हुआ था, इसको दो पार्ट में कट करा, दोनों पार्ट निकाल के मैंने बाहर रख दिए। अब ये मिरर बन चुके हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था जो ग्लास होते हैं और जो मिरर होते हैं बहुत अलग होते हैं। ग्लास में रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है और मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जैसे स्फेयर में से इसको कट करके बाहर निकाला, ये अभी भी मिरर नहीं बनी। अब इन्हें मिरर कैसे बनाऊं। अगर हमें किसी भी ग्लास को मिरर बनाना है तो उसकी हमें एक साइड पॉलिश करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो, अगर किसी भी पार्ट का जो आउटर सरफेस है वो मैंने पॉलिश कर दिया, जो इनर सरफेस है वो कैसा है, अभी भी इनर सरफेस अभी भी हमारे पास कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। वो मिरर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, वो मिरर हो जाएगा कनकेव मिरर। देखो, इस मिरर में हमारे पास क्या होता है, जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है वो अंदर की तरफ कर्व होगा इस तरीके से। देखो, इसका ये वाला जो सरफेस है रिफ्लेक्टिंग, ये अंदर की तरफ कर्व है हमारे पास, और आउटर सरफेस इसका कैसा होता है, पॉलिश्ड होता है। वहीं अगर मैं इस मिरर की बात करूं, अगर इस मिरर को मैंने अंदर वाली साइड से पॉलिश्ड कर दिया और इसका आउटर सरफेस कैसा है मेरे पास, रिफ्लेक्टिंग है, तो ये मेरे पास कौन सा मिरर बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो अंदर की तरफ कर्व होगा, इसमें जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो बाहर की तरफ निकला होगा। दोनों में फर्क समझ आया। आओ एक बार पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर किस चीज का पार्ट होता है, ये हॉलो स्फेयर का पार्ट होता है जो किस चीज का बना होता है, ग्लास का। ये कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, कनकेव और कॉन्वेक्स। कनकेव का रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की तरफ कर्व होता है और कॉन्वेक्स का रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर की तरफ निकला होता है। आया इतना समझ में। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इसकी भी, वो समझ लेते हैं। ये मेरे पास एक हॉलो स्फेयर था। ठीक है, इस हॉलो स्फेयर का सेंटर कहाँ पे होगा, कहीं यहाँ पे।
इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, सेंटर ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर है मेरे पास और उसका ये सेंटर सी, इसको मैंने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इसमें से एक छोटे से पार्ट को कट करा और यहाँ लिखा, ये रही पार्ट। ठीक है, इसमें मैंने क्या करा, जो इसका आउटर सरफेस है वो पॉलिश करा। किसी भी मिरर का आउटर सरफेस अगर पॉलिश्ड है और उसका इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, वो कौन से मिरर होगा, कनकेव मिरर। ठीक है, तो हम कौन से मिरर के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, कनकेव मिरर। अच्छा देखो, इस हॉलो स्फीयर का सेंटर ये रहा, सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर मैंने इसमें से एक पार्ट को कट करके बाहर निकाल दिया, अब इस कट हुए वाले जो पार्ट है इस मिरर का, इसका सेंटर कहाँ पे होगा, है तो ये इसी स्फीयर का पार्ट ना, तो जो सेंटर इसका होगा वही सेंटर इसका भी होगा, मतलब इसका सेंटर भी यहीं पे लाई करेगा, ये रहा सी। क्योंकि इस स्फीयर को अगर मैं इस तरीके से पूरा करती हूँ ऐसे, तो इसका सेंटर तो अभी भी यही लाई करेगा ना। इस सेंटर को मैंने क्या नाम दिया, इस सेंटर को हम नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो स्फीयर था उसके सेंटर को क्या नाम दिया था हमने, सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ये पूरा स्फीयर थोड़ी है, ये तो एक छोटा सा मिरर है ना, इसको हमने, इसके सेंटर को हमने अब क्या नाम दिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो सेंटर से लेके मिरर तक का डिस्टेंस होता है, सेंटर से जो मिरर तक का डिस्टेंस होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर और ये हमारे पास क्या है, सेंटर। सेंटर से जो मिरर तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है किसी भी मिरर का, ये जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, इनर पार्ट, किसी भी मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वही उसका एपर्चर भी होता है। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपर्चर। ठीक है, अच्छा, इस एपर्चर का जो सेंटर होता है, इस एपर्चर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल। एपर्चर हमारे पास क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं पोल। ठीक है, अब एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती हुई जाती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एक लाइन जो कहां से पास हो रही है, हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती होती पोल को क्रॉस करती हुई जाती है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा, एक स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। इसमें से एक पार्ट को कट करके बाहर निकाला, उसके सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट को एपर्चर, एपर्चर का सेंटर पोल। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये किस मिरर के लिए पढ़ा अब तक हमने, कनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स के लिए कौन सा पार्ट पॉलिश करना पड़ता है हमें, इनर पार्ट। इसका आउटर सरफेस कैसा होता है, रिफ्लेक्टिव। इसमें भी हमारे पास क्या होगा, इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमने एक पार्ट कट करा, इसका हमने इनर सरफेस कैसा कर दिया इस बार, पॉलिश। इसका आउटर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्टिंग। ये कौन सा मिरर बन जाएगा मेरे पास, कॉन्वेक्स मिरर। इसमें क्या होता है, देखो इसका सेंटर भी यहाँ पे ही लाई करेगा,
तो इसका सेंटर भी यहाँ पे ही लाई करेगा। इसको हम क्या नाम देंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके जो मिरर तक का डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? एपर्चर। इस एपर्चर का जो सेंटर है उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को पास करती हुई जाती है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इतना आया समझ में? कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर हम बनाते किस तरीके से और उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो एक बार इसमें हम समझते हैं। हमारे पास कनकेव मिरर कौन सा मिरर होता है? वो मिरर जिसका आउटर सरफेस हमारे पास कैसा है? पॉलिश्ड, और इनर सरफेस हमारे पास कैसा है? रिफ्लेक्टिव। ठीक है, इसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस है ये वाला, मतलब यहाँ मिरर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है हमारे पास? एपर्चर। एपर्चर का सेंटर हमारे पास क्या होता है? पोल। और एक लाइन जो क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सब किसका पार्ट है? एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। ठीक है, कॉन्वेक्स में हमारे पास क्या होता है? कॉन्वेक्स का इनर पार्ट कैसा होता है? पॉलिश्ड। आउटर पार्ट कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग। इसमें भी क्या होता है? इसका सेंटर यहाँ पे लाई करेगा। सेंटर से लेके जो मिरर तक का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमारे पास क्या होता है? एपर्चर। एपर्चर का सेंटर पोल। एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती हुई जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। इतना आया सबको समझ में? ओके, अब आगे चलते हैं। देखो अब तक हमने जितना भी समझा है एक बार उसको पढ़ के देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या था? द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम व्हिच द मिरर इज अ पार्ट एंड इज डिनोटेड बाय सी। इसको हमने सी से डिनोट करा था। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द मिरर सरफेस। यही था हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। पोल क्या था? जो मिरर सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट, और इस मिरर सरफेस को हमने क्या नाम दिया था? एपर्चर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी हमारे पास? एक वो लाइन जो कहां से पास होती हुई जाती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, प्रिंसिपल फोकस। देखो अब तक हमने जितने भी टर्म्स पढ़े उसमें प्रिंसिपल फोकस तो पढ़ा ही नहीं, और जबकि हम डायग्राम्स में जो हम रे डायग्राम बनाते हैं उसमें हम फोकस का यूज करते हैं। अब देखते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अच्छा, प्रिंसिपल फोकस पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज पढ़ाना चाहती हूँ। देखो हम सबको ये पता है कि जो एंगल है वो नॉर्मल से मेजर होते हैं। ठीक है, और किसी भी प्लेन पे अगर हमें नॉर्मल डालना है तो वो हमें पता है कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही उसका नॉर्मल है। लेकिन इस तरह के स्फेरिकल पार्ट पे अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो वो मैं कैसे करूंगी? देखो इसका सेंटर कहाँ पे है? यहाँ पे। मान लो मुझे इस पॉइंट पे क्या निकालना है? अपना नॉर्मल निकालना है। तो मैं क्या करूंगी? सबसे पहला काम मेरे पास क्या होगा? इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूं। ये होगा इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ। अब इस टेंजेंट के सिर्फ इस पॉइंट के लिए तुम एक परपेंडिकुलर लाइन बना सकती हो ना, तो अब इस लाइन के परपेंडिकुलर एक बनाते हैं। ये रही है। ठीक है, ये कहां से पास होती हुई गई है? इसके सेंटर से। ठीक है, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम ए। कोई दूसरा पॉइंट दे लेते हैं, मान लो ये रहा पॉइंट, पॉइंट बी। इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट पता है ना क्या होती है? टेंजेंट किसी भी एक पॉइंट को टच करती हुई जाने वाली लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पे देखो ये मैंने टेंजेंट डाली है। अब इस पॉइंट के लिए तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ ना मैं। इस पॉइंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो,
ये कहाँ से पास हुआ है, ये भी सेंटर से पास हुआ है। ठीक है, किसी और पॉइंट के लिए ड्रॉ करके देखते हैं। ये रहा पॉइंट सी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये रहा। इस पॉइंट के लिए परपेंडिकुलर लाइन ये रही, ये भी कहां से पास हुई है, इसके सेंटर से। इसका मतलब एक स्फेयर में अगर मुझे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो मुझे लाइन को कहां से पास करना होगा, उसके सेंटर से। अब तक मैंने 3 पॉइंट्स बनाए, आप चाहो तो दूसरा एक और पॉइंट बना के देखो। ये रहा पॉइंट डी, इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी। अब इस पॉइंट के अराउंड अगर मुझे परपेंडिकुलर डालना है तो ये रहा, ये भी कहां से पास हुआ है, इसके सेंटर से। इसका मतलब किसी भी स्फेयर का अगर मुझे नॉर्मल निकालना है तो मुझे लाइन को कहां से पास करना पड़ेगा, उसके सेंटर से। ठीक है, इतना आया समझ में। आओ अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक, प्रिंसिपल फोकस। देखो, प्रिंसिपल फोकस हमारे पास क्या होता है, मान लो मैंने लिया है अपना कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का आउटर सरफेस हमारे पास कैसा होता है, पॉलिश्ड, और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग। ये पोल, ये कर्वेचर। मेरे पास इंफिनिटी से रेज आई हैं इस तरीके से, जो कैसी हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं क्या ड्रॉ करूंगी इस पे, नॉर्मल। अच्छा, अब ये बताओ एक स्फेयर का नॉर्मल कहां से पास होता है, उसके सेंटर से। और इस मिरर का सेंटर क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका मतलब नॉर्मल इसके कर्वेचर से पास होगा इस तरीके से। कितना एंगल बनाता हुआ, थीटा एंगल बनाता। अब सेम एंगल से ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। सेम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ जाएगा। कितना एंगल बनाया इसने, थीटा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा। अब इसकी जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, जिस पॉइंट पे मीट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ये पैरेलल रेस आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगी उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, फोकस। ठीक है, फोकस से लेके जो पोल तक का डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। डन। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये जो पैरेलल रेस आई थी इसने इसको एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। इसका मतलब कनकेव मिरर हमारे पास कैसा मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर। दूसरी चीज, अब आप ये देखो, ये जो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, क्या वो फोकल लेंथ का डबल दिख रहा है? हाँ, ये इसके बीच में रिलेशन भी होते हैं। जो मेरे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो मेरे पास क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो मेरे पास जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, तो कर्वेचर कितना होगा, 20, क्योंकि कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है। अगर अब मैं आपसे ये कहूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास कितना है, 30, फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, मतलब 15 सेंटीमीटर। आया सबको समझ में कैसे कनकेव मिरर काम करता है? ये कनकेव मिरर में क्या होता है, पैरेलल रेज जो आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे मीट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। कैसा मिरर है ये, कन्वर्जिंग मिरर है। फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इनके बीच में क्या रिलेशन है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। ठीक है, ये तो है कनकेव मिरर के लिए। अब हम चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए।
कॉन्वेक्स मिरर का जो इनर पार्ट है वो हमारे पास कैसा होता है, पॉलिश्ड, और जो आउटर पार्ट है वो हमारे पास कैसा होता है, रिफ्लेक्टिंग। देखो ये मेरे पास रेज आई हैं जो कैसी हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा काम क्या होगा, दूसरा काम होगा इस पे क्या ड्रॉ करना है मेरे को, नॉर्मल। ये कर दिया मैंने इस पे नॉर्मल ड्रॉ। इसका नॉर्मल भी कहां से पास होगा, इसके कर्वेचर से। कितना एंगल बनाया इसने, थीटा। अब फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक है, ये इसने यहां से कर दिया अपने आप को रिफ्लेक्ट, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। इसने भी करा रिफ्लेक्ट, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे। अब जो रिफ्लेक्टिंग रेज है उन्हें पीछे मीट करो, यहाँ पे मीट हो रही है। जहां पे भी पैरेलल रेज जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहां पे भी मीट करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस। अच्छा इसमें देखना, कनकेव में मेरे पास क्या था, जो पैरेलल रेज आई थी किसी एक पॉइंट पे जाके मीट हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, जो पैरेलल रेज आ रही है वो डाइवर्ज हो रही है। देखो एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है। ये पैरेलल रेज आई उसकी बाद से डाइवर्ज हो गई। हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा हमें अपीयर हो रहा है कि वो पीछे मीट कर रही है, लेकिन एक्चुअल में तो वो डाइवर्ज हो रही है ना। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होगा, जो फोकस है वो कहाँ पे बनेगा, मिरर के पीछे, और कनकेव में कहाँ पे बना था, मिरर के आगे। ये कैसा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पैरेलल रेज आ रही थी उनको ये डाइवर्ज कर रहा है, और कनकेव कैसा था, कन्वर्जिंग, क्योंकि जो पैरेलल रेज आ रही थी उनको वो कन्वर्ज कर रहा था किसी एक पॉइंट में। इसमें डाइवर्ज कर रहा है और हमें ऐसा अपीयर होता है कि वो कहीं मिरर के पीछे जाके मीट कर रही है। ठीक, इसको पढ़ के देखो जो आपको एग्जाम में लिखना है। द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ स्पेसिफिक पॉइंट वेयर लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस converge for concave mirror or appear to diverge for convex mirror after reflecting of the mirror surface. ठीक है, इतना आया सबको समझ में, ओके। अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस बाय कॉन्केव मिरर। देखो हमें इसकी बात करनी है रे डायग्राम्स, और रे डायग्राम्स करने के लिए हमें 4 रूल्स को समझना बहुत जरूरी है, और रे डायग्राम्स बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझने का इस टॉपिक को। फर्स्ट रूल है इसका पैरेलल रे। इसका मतलब कॉन्केव मिरर में कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है, इसके बाद इसका नॉर्मल कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्यों पास हुआ, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका नॉर्मल होता है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे मान लो एंगल बना रही है, एंगल थीटा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ये क्या करेगी, पास हो जाएगी फोकस से। कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, इसका मतलब कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कहां से पास होगी, फोकस से। ओके, कोई भी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस फोकस से पास होगी। ये इसका पहला रूल है। इतना आया समझ में। सेकंड, फोकल रे। देखिए अब मेरे पास अगर कोई भी रे फोकस से पास होती है इस तरीके से, तो क्या होगा, देखो पहले केस में क्या था, अगर कोई भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कहां से पास हो रही थी, फोकस से। इस बार अगर फोकस से पास होती हुई आ रही है हमारे पास रे, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
सेकेंड रूल भी आया समझ में। नेक्स्ट है सेंटर रे। सेंटर रे ये कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, कर्वेचर। अगर कोई भी रे मेरी इस तरीके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, देखो अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर ही इसका नॉर्मल है, इसीलिए वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। इसका मतलब जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम पाथ पे, अपना पाथ चेंज नहीं करेगी। ठीक, नेक्स्ट इज पोल रे। अगर कोई भी रे मेरे इस तरीके से पोल पे स्ट्राइक करेगी, कितना एंगल बनाएगी, नॉर्मल के साथ थीटा। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, ये आई रे कहां से पास हुई है, कहां पे स्ट्राइक करी है, पोल पे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द पोल ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी सेम एंगल थीटा के साथ। थीटा के साथ इंसिडेंट हुई तो थीटा के साथ ही रिफ्लेक्ट है। ठीक है, अब इन चार रूल्स को फॉलो करते हुए हम अपने कुछ रे डायग्राम्स बनाएंगे, और ये रे डायग्राम्स बोर्ड के पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्हें आराम से समझिए और ये बहुत ही इजी भी है, आराम से समझना बस इनको। फर्स्ट रूल क्या बोलता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमारा, इन्फिनिटी पे। देखो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होता है इसका मतलब है उसकी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये रे कैसी आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जो भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, वो कहां से पास होती है, फोकस से। इसका मतलब ये कहां से पास होगी, फोकस से। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये जहां पे भी मीट करती है वहां से लेके और प्रिंसिपल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रही प्रिंसिपल एक्सिस और ये रही मेरी जहाँ पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेज मीट करती हैं। इमेज कितनी बड़ी बनी है, बिल्कुल पॉइंट साइज। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इमेज बनी कहाँ पे है, फोकस पे। उसका साइज कैसा है, पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड। और एक और चीज देखो, अगर हमारी इमेज मिरर के सामने बनेगी तो हम बोलेंगे रियल और इन्वर्टेड, अगर मिरर के पीछे बनेगी तो हम बोलेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे उसका नेचर कैसा आएगा, मिरर के सामने ही बनी है तो कैसा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। डन, ओके नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, बियॉन्ड सी। ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम देंगे ए बी। अब हमें इसमें से दो रेस को पास करवाना है। आप उन रूल्स, चार रूल्स में से कोई भी दो रूल को फॉलो करते हुए रेस को पास करवा सकते हो। देखो एक रे मैंने पास करवाई है पहले रूल को फॉलो करते हुए, जो बोलता है जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो कहां से पास करेगी, फोकस से। सेकेंड रूल मैंने ये वाला लिया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती हुई ले जाएगी। जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है वो क्या करती है, अपने पाथ को रिट्रेस करती है। अब जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मिलेंगी इस पॉइंट से लेके और प्रिंसिपल एक्सिस तक का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास हो जाएगी हाइट ऑफ इमेज। इसको भी नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। अब एक चीज बताओ, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, बियॉन्ड सी। इमेज कहां पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, देखो ये इतना है और ये इससे छोटा है, तो साइज कैसा हो जाएगा इसका, स्मॉल साइज। क्योंकि मिरर के सामने ही इमेज बनी है तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा,
रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट। देखो, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है हमने, एट सी पे। ये रहा मेरे पास ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसको नाम देंगे ए बी। अब एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो पास कहां से होगी, फोकस से। दूसरी रे मैंने पास करवाई है फोकस से, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो कैसी हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रेस मीट करेंगी, इस पॉइंट पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। इसको भी नाम देते हैं ए डैश बी डैश। अब देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, एट सी। इमेज कहां पे बनी है, एट सी। साइज कैसा है, जो ऑब्जेक्ट का है वही हमारे पास कैसा है, इमेज का भी साइज है। ओके। दूसरी चीज, क्योंकि मिरर के सामने ही बनी है तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट। अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है, बिटवीन सी एंड एफ। देखो, जब ऑब्जेक्ट प्लेस था बियॉन्ड सी, इमेज कहां पे बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां पे बनेगी, बियॉन्ड सी। ये रहा ऑब्जेक्ट। सबसे पहले इसका नाम देंगे ए बी। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है कहां से पास होगी, फोकस से। और दूसरी रे मैंने पास करवाई है अपनी कर्वेचर से। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती हैं वहां पे क्या बनती है मेरे पास, इमेज। ये रही हमारे पास इमेज। अब देखो, ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहां पे बनी है, बियॉन्ड सी। अब इसका साइज कैसा है, ये है ऑब्जेक्ट का साइज और ये है इमेज का साइज। कैसा हो जाएगा, एन लार्ज। क्योंकि मिरर के सामने इमेज बनी है तो नेचर इसका कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, नेक्स्ट। पोल, फोकस, कर्वेचर। देखो, अब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस करना है, एट एफ पे। नाम ए बी। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो कहां से पास होगी, फोकस से। और दूसरी रे में पास करवाई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये दोनों जो रे हैं इनको देखना, ये दोनों रे आपस में पैरेलल है। अब ये आगे कहीं मीट नहीं करेंगी, ये आपको पता होगा पैरेलल रेस आगे कहीं मीट नहीं करती, इसलिए हम इसको बोलते हैं जो इसके इमेज है वो कहीं इंफिनिटी पे जाके बनती है। अब मुझे बताओ, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे प्लेस था इमेज कहां पे बनी थी, फोकस पे। अब जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस है तो इमेज कहां पे बनी है, इंफिनिटी पे। और कैसे बनेगी, हाईली एनलार्ज। मिरर के सामने ही तो बनेगी तो नेचर कैसा हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। अब लास्ट केस है हमारे पास जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस भी है। इसमें ये क्या बोल रहे हैं, इसको हम स्पेशल केस भी बोलते हैं। देखो, इसमें ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस है, बिटवीन एफ एंड पी। बिटवीन एफ एंड पी मतलब यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ए बी। एक रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी कहां से पास होगी, वो फोकस से। दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखो, आगे देखना इसमें,
ये साइज और बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो। इसका मतलब जैसे जैसे ये आगे जाएंगे ये साइज और बढ़ेगा, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो और ज्यादा होगा, मतलब ये आगे तो कहीं भी मीट नहीं करेंगी। अगर मैं इसको पीछे डॉटेड मिलाऊं तो ये मीट कर गई है, ए डैश बी डैश। अब देखो ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, बिटवीन एफ एंड पी। इमेज कहां पे बनी है, बिहाइंड द मिरर। साइज कैसा है, एन लार्ज। नेचर कैसा होगा उसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो मिरर है उसके पीछे इमेज बनी है। अब इसको स्पेशल केस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अकेला ऐसा केस है सब रे डायग्राम में जिसमें इमेज कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी सब में कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, कनकेव मिरर का सारे डायग्राम्स आ गए समझ में सबको। देखो अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको फिर से समझते हैं। देखो जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहां पे बनी थी हमारे पास, फोकस पे। कैसी, रियल इन्वर्टेड। और साइज कैसा था उसका, पॉइंट साइज। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जब बियॉन्ड सी रखा था ऑब्जेक्ट, इमेज कहां पे बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ। कैसी, रियल इन्वर्टेड। और साइज स्मॉल ही साइज था उसका। डिमिनिश लिख लो या स्मॉल लिख लो। जब ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे प्लेस था, बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां पे बनी थी, बियॉन्ड सी। कैसी, रियल इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। एट सी पे जब प्लेस था तो इमेज कहां पे बनी थी, एट सी पे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज। देखो जब इंफिनिटी पे प्लेस था इमेज कहां बनी, फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे प्लेस्ड होगा तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी पे। कैसी, रियल इन्वर्टेड और लार्ज। लास्ट केस जो स्पेशल केस है, जब ऑब्जेक्ट कहां पे प्लेस्ड है, बिटवीन पी एंड एफ, इमेज कहां पे बनी थी, बिहाइंड द मिरर। कैसी, वर्चुअल इरेक्ट। ये अकेला केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। और साइज कैसा होता है उसका, मैग्नीफाइड। तो शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब तक हमने जितने भी रे डायग्राम पढ़े हैं या जो भी कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा है, अब हम उनके यूजेस पढ़ेंगे कि वो कहां कहां पे यूज होता है। देखो सबसे पहले डिश एंटीना। हम सब ने अपने घरों में डिश एंटीना देखा होगा जो कि इस शेप का होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, रिसीवर लगा होता है। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ये जो डिश एंटीना ये हमेशा इसी शेप का क्यों होता है। कभी देखा है कि ये ट्रायंगुलर शेप में हो या रेक्टेंगुलर शेप में हो, नहीं देखा होगा, किसी ने ऐसा नहीं देखा होगा। लेकिन क्यों इसी शेप में क्यों होता है, देखो होता क्या है, जो रेज है वो मेरी कहां से आती है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो कहां से आ रही है, मेरी इंफिनिटी से। इंफिनिटी मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और जब भी रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं वो कहां से, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कहां से पास होती हैं, फोकस से। इसका मतलब ये भी कहां से पास होगी, फोकस से। और हम इसके रिसीवर को एक ऐसी जगह पे फिक्स करते हैं जो इस सरफेस के लिए इसके फोकस का काम करते हैं। इसका मतलब जितनी भी रेस आएंगी सारी कन्वर्ज होकर कहां चली जाएंगी, इस रिसीवर के पास। इसीलिए हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी की जो सिग्नल्स है वो मिलती है और हम अलग अलग चैनल्स को देख पाते हैं, ठीक है। तो इसका पहला यूज हमारे पास क्या हो गया, डिश एंटीना। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देखो हम टेलीस्कोप में किसी भी चीज को कैसे देख पाते हैं, ये मेरे पास है एक टेलीस्कोप, यहाँ पे मेरे पास लगा होता है एक कनकेव मिरर। अब यहां से जितनी भी रेज आएंगी इंफिनिटी से आएंगी, क्योंकि हम टेलीस्कोप में क्या देखते हैं, बहुत दूर की चीजें। इसका मतलब ये मैं ये मान सकती हूँ कि जो रेज है वो कहां से आ रही है, मेरे पास इंफिनिटी से। इंफिनिटी से आने के बाद वो मिरर से टकराएंगी, मिरर से टकराने के बाद वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस। अब बिल्कुल जस्ट इसके ऊपर लगा होता है एक आईपीस। यहां से क्या होगा, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज यहाँ पे बनेगी
और हम आईपीस के थ्रू इस इमेज को देख सकते हैं। ठीक है, टेलीस्कोप आया समझ में कैसे काम करता है और क्यों इसमें कनकेव मिरर की नीड है? क्योंकि कनकेव मिरर क्या करता है, सारी रेज को कन्वर्ज कर सकता है एक पॉइंट पे। हेडलाइट्स, अच्छा अब एक बात बताओ, मैंने इस रूम की जैसे ही लाइट ऑन करी पूरे रूम में रोशनी हो गई है, लेकिन जब हम कार की हेडलाइट्स को ऑन करते हैं ऐसा नहीं होता कि पूरी रोड पे रोशनी हो गई, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमें रोशनी दिखा पाता है। या अगर मैं बात करूं टॉर्च की, टॉर्च में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि टॉर्च ऑन करते ही पूरे रूम में रोशनी हो जाती है, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रोशनी दिखा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, जो बल्ब होता है ना, वो हम ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जो इसके लिए, कनकेव मिरर के लिए फोकस का काम करता है। तो जब भी रेस फोकस से पास होती हैं, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो कैसी हो जाती हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे हमारे पास क्या लगा होता है, कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर को क्या लगेगा कि रेस कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो जब भी रेस फोकस से आएंगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सोलर कंसंट्रेटर्स, देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, जो सोलर फर्नेस है हमारे पास वो इसी कनकेव शेप में होता है। होता क्या है, सनरेज आएंगी इस तरीके से, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगी। अब जितनी भी सनलाइट है जो अलग अलग जगह से आ रही थी वो अब सारी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो चुकी है। अब आप यहाँ पे अपना जो भी ऑब्जेक्ट रखोगे वो हीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे सोलर कंसंट्रेटर्स काम करते हैं। ठीक है, अच्छा कनकेव मिरर के बारे में हमने क्या क्या यूजेस पढ़े हैं अभी तक? सबसे पहला हमने पढ़ा था अपना डिश एंटीना, कि वो हमेशा कनकेव शेप में क्यों होता है, क्योंकि जो भी सिग्नल्स आएंगे वो कैसे आएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और वो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाएंगे। वहां पे हम क्या रखते हैं, अपने रिसीवर को रखते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, जो भी रेस हमारी बहुत दूर से आ रही है टेलीस्कोप में हम क्या लगा के रखते हैं, कनकेव मिरर। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर वो क्या एक पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती है, उस पॉइंट पे इमेज बनती है और बिल्कुल जस्ट उसके ऊपर हम क्या लगा के रखते हैं, अपना आई पीस। ओके, हेडलाइट्स, हेडलाइट्स में क्या होता है, हम बल्ब को एक ऐसी जगह पे प्लेस करते हैं जो कैसा काम करता है, उसके फोकस का काम। और जब भी रेस फोकस से पास होती हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कैसी हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसलिए वो पूरे रूम में ऐसे रोशनी नहीं कर सकती टॉर्च, वो क्या करेगी, कन्वर्ज करती है इस तरीके से, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही लाइट जाती है। सोलर कंसंट्रेटर्स भी सेम उस पे काम करते हैं, वो कनकेव शेप में होते हैं। तो जो भी सनरेज आएंगी आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस एक पॉइंट पे कन्वर्ज होंगी, उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। ठीक है, अच्छा कनकेव मिरर कैसा मिरर है, कन्वर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि वो सारी रेस को कन्वर्ज कर रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, कनकेव मिरर में हमारे पास इतना ही है। हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, उसके रे डायग्राम, उसके कुछ रूल्स प्लस उसके यूजेस।